वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, इसको हम हिंदी में वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम पॉपुलर है दैट इज आर्यन सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता। तो ये वैदिक सभ्यता जो है ये 1920 तक भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। 1920 में जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग सिटीज़ की जो खुदाई शुरू हुई तो उससे ये पता चला कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो हमारी पुरानी सभ्यता नहीं है, उससे पहले भी भारत में एक सभ्यता जो है वो एग्जिस्ट करती थी, एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो उसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इस सभ्यता का नाम, कि इसको वैदिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। ये जो सभ्यता है इसके दौरान भारत के जो सबसे प्राचीन बुक्स हैं, वेद हैं, वो लिखे गए। वेदों से ही इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। दूसरा, जो लोग हैं जिन्होंने इन वेदों को लिखा, जिन्होंने ये सभ्यता स्थापित की भारत में, वो अपने आप को आर्य कहते थे, इसीलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का क्या मतलब है? आर्य मीन्स अ सुपीरियर रेस, एक बढ़िया नस्ल। के आर्य लोग जो हैं वो अपने आप को एक बढ़िया नस्ल के लोग समझते थे, वो अपने आप को आर्य कहलाने में बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस करते थे। तो ये सभ्यता जो है आर्य सभ्यता, इसको हम दो भागों में लेते हैं। वैदिक पीरियड हम जिसको हम कहते हैं, दो भागों में लेते हैं इसको। वन इज अर्ली वैदिक पीरियड, सेकेंड इज लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली और लेटर, अर्ली हम क्या है जो बहुत पहले है, लेटर जो बाद का है, वैदिक सभ्यता है। देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है हड़प्पा सभ्यता के समय पे कि एक सभ्यता जो होती है वो तकरीबन 500 साल की मानी जाती है। उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, एक तरह से वो नई सभ्यता शुरू हो जाती है। तो ये वैदिक सभ्यता भी जो है इसके अंदर जितनी चेंजेस आई हैं, जितने बदलाव आए हैं, नयापन आया है, इसके बेस पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। जो इसका बिल्कुल पहले का काल है, स्टार्टिंग का पीरियड है, टोटल इसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके BCE जिसको हम कहते हैं, बिफोर द क्राइस्ट एरा, 1500 से लेके 600 तक, क्योंकि ये कम होता है। 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक या BCE तक का टाइम हम इसको कहते हैं। और अर्ली वैदिक पीरियड हम लेंगे 1500 से लेके 1000 तक, 500 साल। ये सभ्यता 500 साल की तकरीबन बनती है। और इसमें ऋग्वेद की जो है वो लिखा गया, ऋग्वेद को लिखा गया, ऋग्वेद जो है उसकी कंपाइलेशन हुई। इसमें पूरे वैदिक काल में हम 4 वेद लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो हैं इनमें सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो ये 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है उसको हम अर्ली वैदिक पीरियड मानते हैं। और उसमें ऋग्वेदिक की जो है, ऋग्वेद की जो है वो लिखा गया, उसको ऋग्वेदिक की रचना हुई। उसके बाद में जो 3 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व, 600 BCE। तो ये 500 साल का टाइम है। ये सभ्यता थोड़ी चेंज हो गई है, इसीलिए हम इसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। तो ये वेदों में स्पेशलाइजेशन है। ऋग्वेद जो है वो भगवान के नाम पे जो श्लोक हैं इसमें लिखे गए हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर हैं, चैप्टर्स को हम मंडला कहते हैं। और टोटल इसमें 1028 श्लोक जो हैं वो लिखे गए हैं। ऋग्वेद का पहला चैप्टर और आखिरी 10वां चैप्टर, उनको न्यू मंडलास कहते हैं, नए चैप्टर्स उनको कहते हैं। देखिए वैसे भी जब हम कोई किताब लिखते हैं, कोई बढ़िया राइटर कोई किताब लिखते हैं जनरली, तो वो किताब के जितने भी चैप्टर्स बनाते हैं, पहले इंट्रोडक्शन होता है, बाद में उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, लास्ट में कंक्लूजन होता है। जबकि किताब जब लिखी जाती है पहले उसके बाकी चैप्टर्स लिखे जाते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम सब लिखा जाता है, और लास्ट में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे जाते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़े डिफरेंट लगते हैं देखने में। तो
तो वैदिक जो काल है उसमें ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल, इनमें काफ़ी हद तक डिफरेंट लिखा हुआ है। इनको न्यू मंडलास कहते हैं, मतलब कि ये बाद में लिखे गए हैं बाकी सारे चैप्टर्स के लिखने के बाद में। जो उसका दूसरा चैप्टर है वो टोटली सोमरस को डिवोटेड है। सोमरस एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, जैसे आजकल जैसे हम फैक्ट्री में अल्कोहल बनाते हैं ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे भांग है, ऐसी कई जड़ी बूटियों को मिक्स करके लोग उसके अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो तैयार करते थे, एक जूस तैयार करते थे जिसको सोमरस कहा जाता है। वो एक इंटॉक्सिकेंट हम इसको कह सकते हैं, बट ये लोग अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करने के लिए कभी लेते थे। इवन भगवान शिव के साथ इसको रिलेट किया जाता है। पहले ये भगवान को अर्पण किया जाता था, बाद में लोग खुद पीते थे। धीरे धीरे करके जब लेटर वैदिक पीरियड का समय आया तो उसमें ये सोमरस जो है इसके लिए माना गया कि ये तो एक अल्कोहल है, ये शराब है, सिर्फ देवताओं को अर्पण किया जाता था, आम लोगों में इसको पीना बंद कर दिया गया। जो लोग इसको पीते थे वो सिर्फ जो है एक लोअर स्ट्राटा होता था हमारी सोसाइटी का, जो बाद में कास्ट सिस्टम बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ज्यादातर शूद्र जाति के लोग जो हैं ये सोमरस का सेवन करते थे। तो सोमरस जो है इसकी वैल्यूज धीरे धीरे कम होती गई। ऋग्वेद के सेकंड चैप्टर में इसका पूरा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये। तो ये सारा का सारा ऋग्वेद जो है इसमें बहुत कुछ हमें पता चलता है। कई औरतों के नाम हैं, ये पता चलता है कि औरतें पढ़ी लिखी थी अर्ली वैदिक पीरियड में। जो बाद के वेद हैं उनमें किसी औरत के नाम ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो बहुत कम, मतलब कि पढ़ी लिखी औरतों की कमी हो गई या औरतों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कम होने लग गया। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर सभा और स्मृति दो लिखे गए हैं। जैसे ये पता चलता है कि पार्लियामेंट हमारे देश में आज जो चलता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, ऐसे ही दो सदन सभा और स्मृति ये ऋग्वेद के अंदर लिखे गए हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हमें काफ़ी हद तक पता चलता है। इसके अलावा ये सारे के सारे वेद जो हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और आर्य लोगों का इसमें काफ़ी हद तक व्याख्यान किया गया है। आर्य लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ भारत में कैसे आए, उनसे पहले हड़प्पा सभ्यता है, ये एक कहानी है, इसके बारे में थियरीज पॉपुलर हैं इसके बारे में। आर्य लोग अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से बड़े डिफरेंट थे। कैसे और कैसे पता चलता है? देखिए, जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शॉर्ट हाइटेड थे, वो काले रंग के थे, वो फ्लैट नोज थे, उनकी आंखें छोटी छोटी थी। और जो आर्य लोग हैं वो टॉल हैं, वो गोरे हैं, वो शार्प फीचर्ड हैं, वो लड़ाके हैं, लड़ाई में काफ़ी तेज हैं, तंदुरुस्त हैं, बहुत ज़्यादा बहादुरी बहुत है उनके अंदर, एग्रेसिव पीपल हैं। और ये माना गया है कि ये आर्य लोग भारत में आए, इन्होंने सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को ख़त्म किया, यहाँ से भगा दिया और अपना राज्य जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया। और ये पता कैसे चलता है कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो शॉर्ट हाइटेड थे? क्योंकि उनके जितने भी हमें बिल्डिंग रिमेन्स मिले हैं उनके घरों के दरवाजे बहुत छोटे हैं, उनकी खिड़कियाँ बहुत नीचे हैं। तो घर के अंदर हम दरवाज़ा क्या करते हैं, हमारी हाइट से, या हमारे घर में कोई लंबे से लंबा गेस्ट भी आएगा तो उसकी हाइट से आधा फुट ऊंचा हम दरवाज़ा रखते हैं। तो मतलब हम लोग में जैसे 6 फुट की हाइट है तो 7 फुट का दरवाज़ा मैक्सिमम माना जाता है। खिड़की हम कैसे देखते हैं, कहाँ होनी चाहिए कि हम खड़े होके खिड़की से बाहर देख सकें। अगर हमें खिड़की से बाहर झांकने के लिए पहले टेबल पे चढ़ना पड़े तो बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब ये गलत है। या हमें नीचे झुकना पड़े, खिड़की से देखना पड़े, ऐसा नहीं है। खिड़की बिल्कुल हमारी आंखों की सेध पे होनी चाहिए कि जिससे हम देख सकते हैं। जो सिंध घाटी सभ्यता के जो रिमेन्स हैं, बिल्डिंग रिमेन्स, उनकी खिड़कियां काफ़ी नीचे मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन लोगों की हाइट काफ़ी छोटी थी, उनके दरवाजे जो हैं वो छोटे मिले, उनकी छोटी हाइट का वो भी एक प्रमाण है। उनकी जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उनमें उनका रंग जो है वो सांवला या ब्लैकिश काले रंग का दिखाया गया है। उनके फीचर्स फ्लैट नोज उनकी मूर्तियों के अंदर क्लियरली पता चलते हैं, शार्प आइड हैं, छोटी आंखें हैं, वो भी उनकी मूर्तियों में पता चलती हैं।
और आर्या लोग जो हैं, आर्या लोगों की मूर्तियों में उनका जो पता चलता है वो गोरे हैं, सफ़ेद रंग है उनकी स्किन का, और उनके शार्प फीचर्स हैं और उनकी हाइट ज़्यादा है, ये पता चलता है। इसके अलावा जो आर्य लोग हैं उन्होंने संस्कृत भाषा को काफ़ी प्रचलित किया। जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लड़ाई पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई हथियार ही नहीं मिले हैं। ऐसे पता चलता है कि उनको लड़ाई का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, बड़े हथियार नहीं उन्होंने रखे हुए। पर आर्य सभ्यता के अंदर आप देखेंगे तो तलवार, भाले और बहुत से हथियार जो हैं, उससे ये पता चलता है कि ये लोग लड़ाई करने में बहुत माहिर थे और लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये आर्य सभ्यता जब भारत में इस्टाब्लिश हुई तो ये इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल पहले तहस नहस किया, उसके बाद में अपने आप को यहाँ पे इस्टाब्लिश किया। तो जब इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ये आर्य सभ्यता की तरह अर्बन नहीं थे, बिल्कुल रूरल थे, बिल्कुल जो है एक विलेज की तरह जो है, इनका बहुत ज़्यादा पछड़ापन था इनके अंदर। तो इनके जो पहले अर्ली वैदिक पीरियड में जो मकान मिले हैं वो कच्चे हैं, मिट्टी के गारे के मकान मिले हैं। इसके अलावा जो इनके बर्तन हैं कच्ची मिट्टी के मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपैरेटिवली इनका काफ़ी हद तक जो स्टैंडर्ड है वो पुअर है। तो आज हमने जो बात करनी है सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वैदिक सिविलाइजेशन। हमने कंबाइंड बात करनी है कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक सभ्यता के दौरान भारत के हालात, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हालात कैसे थे।